22 जून 1944 की सुबह ठीक 6:44, जब सापांतर गर्मी पहले ही यूं दबाव डाल रही थी जैसे नम कंबल जिस्म पर जोर से लपेट दिया गया हो, कॉर्पोरल जैक मेकफर मरजान और रेत की बोरियों से बनी एक नीची दीवार के पीछे झुककर बैठा था। उसके सामने एक ब्राउनिंग M2 हैवी मशीन गन नस्ब थी, जो जापानी कब्जे में मौजूद पहाड़ी इलाकों पर नजर रखने वाली एक नौकेली चोटी पर जमा दी गई थी। उसकी नजरें दूर 1600 गज से भी ज्यादा फासले पर हिलती हुई किसी शय पर जमी थीं। ऐसा फासला जिसे उसके साथी मेरीन्स अमली तौर पर नाकाबिले रसाई समझते थे, सवाए तोपखाने के, और यकीनन आम हल्के हथियारों की पहुंच से बहुत बाहर। मेकफॉर की उम्र 26 साल थी। वो आयुवा का एक किसान लड़का था जो खुले खेतों और बाड़ों के दरमियान फासले नापते नापते बड़ा हुआ था, जहां अंदाजा और हिसाब किताब बराहे रास्त फ्रेजर में गोश्त बनकर आता था। और अब वो एक हैवी वेपन स्पेशलिस्ट था, जिसके नाम अभी तक कोई तस्दीक शुदा तवील फासले की हलाकत दर्ज नहीं थी। उसके सामने एक ऐसा दुश्मन था जो आतिश फिशानी चट्टानों वाली उन पहाड़ियों में कम से कम 11 स्नाइपर टीमों के साथ जमा हुआ था और पिछले 48 घंटों में 19 मेरियंस को हलाक कर चुका था। वो गारों और दरख्तों से सब्र और एतमाद के साथ फायर कर रहे थे, ऐसे मकामात से जो जवाबन हमले से महफूज महसूस होते थे। उनका ये एतमाद एक ऐसे अस्करी नजरिए से पैदा हुआ था जो उतना ही सख्त और अटल था जितना उनके पैरों तले चूना पत्थर। उसके कमांडिंग अफसर ने 84 पाउंड वजनी M2 को इलाकाई दबाव एरिया सप्रेशन के लिए नस्ब करवाया था। बस एक भारी मशीन गन जिसे दरख्तों पर लंबी बूछाड़ें डालने और दुश्मन के सर झुकाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाना था, ताकि राइफल बरदार आगे बढ़ सकें। और सब यही तवक्को रखते थे, क्योंकि हर तरबियती किताब, हर लेक्चर जो कैंप पिंडल्टन में दिया गया था, यही सिखाता था। ब्राउनिंग को ट्रक रोकने, हवाई जहाज़ों की धात चीरने और खुले मैदान में फायर की भरमार से गलबा हासिल करने के लिए बनाया गया था, न कि जंगल की छतरी के नीचे छुपे हुए इंतहाई फासले पर मौजूद अलग अलग सिपाहियों को निशाना बनाने के लिए। दस्ती किताब में गाड़ियों के खिलाफ इसकी मुअस्सर रेंज 1800 गज दर्ज थी, लेकिन नुक्तावार अहदाफ के लिए कोई उसे संजीदगी से नहीं लेता था, क्योंकि मशीन गनियन ही इलाकों पर अंधाधुंध फायर बरसाना था, राइफलों की तरह बर्ताव करना नहीं। अनही इलाकों पर अंधाधुंध फायर बरसाना था, राइफलों की तरह बर्ताव करना नहीं। और फिर भी जब मैकफर ने दूर वाली चोटी पर गारों के दहानों और दरख्तों की शाखों से चमकते हुए मजल फ्लैश देखे, तो उसे महसूस हुआ कि अमली हकीकत के बोझ तले अस्करी नजरिया आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगा है। पसीना उसकी आंखों में बह आया जब उसने गन के ट्रेवर्स मैकेनिज्म को एडजस्ट किया। हुआ इतनी घनी थी कि जैसे उसे चखा जा सकता हो। उसके पहलू में सार्जेंट थॉमस हार्डिंग 50 कैलिबर कारतूसों की एक और बेल्ट घसीट कर लाया और बड़बड़ाते हुए बोला कि वहां खासी खामोशी है, शायद स्नाइपर सो रहे हों। मैकफर, जो एक खराबशुदा स्नाइपर राइफल से निकाला गया 4 गुना जूम वाला आरजी स्कोप देख रहा था, जिसे किसी तरह N2 के रिसीवर पर जड़ दिया गया था, ने जवाब दिया कि वो हरकत कर रहे हैं। उसने कहा कि तकरीबन 10 मिनट पहले बाएं जानिब से तीसरे गार पर किसी को राइफल के साथ देखा था। ये सुनकर हार्डिंग ने अपनी हाथ से बनाई हुई रेंज कार्ड पर नजर डाली और तंजिया हंसी के साथ कहा कि 1600 गज तो गोया चांद के बराबर है। रिवायती सोच भी उसी की हामी थी। मशीन गिने इलाकाई हथियार समझी जाती थीं। उन्हें गरजना था, यहां तक कि नाली सुर्ख हो जाए। इन्हिसार दुरुस्त निशाने पर नहीं, बल्कि इम्कान और दबाव सप्रेशन पर किया जाता था। लेकिन मेकफर ने बैलिस्टिक्स को एक ऐसे अंदाज में समझा था जो दस्ती किताबें शाज़ो नादिर ही सिखाती हैं। वो जानता था कि 50 BMG गोली नाली से तकरीबन 2900 फुट फी सेकंड की रफ्तार से निकलती है। वो जानता था कि 1600 गज पर वो तकरीबन 8 फुट नीचे गिरती है और हदफ तक पहुंचने में 2 सेकंड से कुछ कम वक्त लेती है। और उसने पिछली रात एक सिगरेट के खाली पैकेट के पिछले हिस्से पर हिसाब लिखा था। हवा के दबाव और वक्त परवाज का हिसाब बिल्कुल उसी तरह जैसे वो कभी घर पर व्हाइट टेल हिरन के शिकार में किया करता था। फर्क सिर्फ इतना था
کہ ہرن واپس فائر نہیں کرتے تھے۔ جب تیسرے غار سے ایک جاپانی فوجی باہر نکلا جس کے ہاتھ میں اسکوپ لگی ہوئی ٹائپ 99 اریساکا نظر آ رہی تھی اور وہ یوں بے فکری سے چل رہا تھا جیسے کسی انجام سے بے نیاز ہو، تو میکفر کی نبض تیز ہو گئی۔ اس نے فوراً پہچان لیا، یہ وہی محتاط نپاتولا ردم تھا، اس سنائپر کا جس نے 2 دن پہلے کورپرل روڈریگز کو ہلاک کیا تھا۔ ایک دن پہلے صبح پرائیویٹ جانسن کو بھی وہی آدمی جو نمودار ہوتا، 1 یا 2 فائر کرتا اور پھر غائب ہو جاتا، یوں بٹالین پر دہشت طاری کیے ہوئے تھا جیسے وہ ان کی پہنچ سے بہت پرے ہو۔ خاموشی سے میکفر نے ہارڈنگ سے کہا کہ ایک بیلٹ لوڈ کرے جس میں ہر 5ویں گولی ٹریسر ہو۔ ہارڈنگ کے حیران نظروں اور دباؤ والی فائرنگ سے متعلق سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے، کیونکہ میکفر کچھ اور آزمانا چاہتا تھا، اس نے گن کی ایلیویشن بڑھائی، ٹریورس اسٹاپ سیٹ کیے تاکہ دائیں بائیں حرکت محدود رہے، اور ہتھیار کے پیچھے یوں جم گیا بطور گنر نہیں بلکہ بطور نشانہ باز۔ اس نے دشمن کے سینے پر کراس ہیئر جما دیے، ہلکی سی مخالف ہوا کا حساب لگاتے ہوئے جو ناشتے کی آگ سے اٹھتے دھوئیں کو مشرق کی طرف دھکیل رہی تھی، اور جب اس نے ٹریگر دبایا تو M2 نے صرف ایک بار بھونکا، ایک ہی تیز خشک آواز جو پوری وادی میں گونج گئی۔